शहीदों की कब्र पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज हमारे साथ वेटरन या पूर्व सैनिक हैं, ऐसे सैनिक जिन्होंने युद्ध लड़े हैं, अपना अनुभव साझा किया है और उम्र के इस पड़ाव पर जब अपनी जिंदगी को खुशी से अपने घर में काटना चाहिए, जंतर मंतर पर इनको खड़ा कर दिया गया है। क्यों खड़ा कर दिया गया है, क्या समस्या है कि ये लोग जंतर मंतर पर हैं और ऐसे एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की संख्या में पूर्व सैनिक हैं जो ये मांग उठा रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है और उनकी जो चाहे शहादत हो या उनकी सेवाएं हो, उसका कुछ लोगों ने जो फल मिलना था वो चुरा लिया है और उनको इस समय बिल्कुल ही बेसहारा छोड़ दिया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हौलदार ओम सिंह है। मैं जनरल सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन आउटर एरिया रूरल एरिया दिल्ली का हूँ। अभी हमारे बीच में एक ऐसे शख्स है जिन्होंने 1960 में भर्ती हुई और उनका ये दुर्भाग्य, वैसे देश के लिए तो सौभाग्य कहूँगा, लेकिन पर्सनल खुद के लिए दुर्भाग्य है। उन्होंने 62, 65 और 71 की लड़ाई लड़ी। उसकी पेंशन मात्र 9,000 रुपये है और ये 1965 के अंदर इसको मोटर का स्प्लेंडर भी लगाया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका एक ग्राउंड पोजीशन भी दिखाऊंगा, आप थोड़ा घूमिए। इसके यहाँ से अभी ये देखिए अभी भी छर्रों के निशान हैं। ये देखिए बम के छर्रों इन्होंने अपने पूरे शरीर पे झेले हुए हैं और ये निशान हैं। अभी लड़ाई का जो अनुभव होगा ये सिपाही बाजू में भी ये सुखबीर सिंह ही बताएंगे। वो डरावनी भयानक रात ये स्प्लेंडर लगा था आपके साथ में कैसे 1962 के युद्ध की कुछ यादें हैं आपको? 1962 में लद्दाख में थे। लद्दाख में थे आप? हाँ। जब चाइना से हुआ था? चाइना का जो लद्दाख वाले तो अच्छा परफॉर्म किया था हमारी आर्मी ने। हमारा एक 11 ब्रिगेड था, हमारा था अगली तरफ कह रहा था ब्रिगेड में, ब्रिगेड कमांडर था होशियार सिंह। होशियार सिंह आपके आगे चल रहा था? हमारे अगले ब्रिगेड में था, हम पीछे न थे, पिछली पार्टी पे। वो ब्रिगेड घेरे में आ गया था पहुंचने में। अच्छा। उसके घेरे के बाद में हमारे तो ये ऑर्डर था कि यहाँ से आगे बढ़ना नहीं और पीछे हटना नहीं। अच्छा। इस जगह को छोड़ना नहीं है और डटे रहे आप मोर्चा? हाँ, डटे रहे। आप कहते हैं कि बेशक चाइना ने आक्रमण किया लेकिन हमारी फौज पे बहुत सारे चीज़ें नहीं थी, हथियार नहीं थे, स्ट्रेटजी खराब थी, सरकार का ध्यान नहीं था और हमारी फौजें तो ऐसी हैं कि मतलब जो 1962 में रेजांगला की लड़ाई बताते हैं कि डटी रही फौज, अपने अंतिम गोली तक लड़ी। वहीं लड़े रहे, वहीं डटे रहे। वहाँ लड़ाई सीज फायर होने के बाद भी 2.5 साल 3 साल तक वहाँ रहे। फिर बाद में इतनी विषम परिस्थितियों में लद्दाख में काम किया आपने 1962। 1965 में आप कहाँ थे? 1965 में ये पाकिस्तान जो हुई, हाँ। ये सद्दे वाला काले वाला बीकानेर साइड में नहीं कालू वाला साइड बीकानेर सेक्टर में। बीकानेर सेक्टर में मतलब थे आप? हाँ। तो उस समय कैसा माहौल था जंग का, किस तरह का जज्बा था अंदर? जज्बा, हम तो जवान थे, हम तो क्या डर किसे खाए थे, बड़ी वो आवाज को ना, मतलब डर बिल्कुल आंखों में डर, कोई डर नहीं था, उस टाइम निश्चिंत थे। बेचैन। और 1971? 1971 में कोई डर नहीं था। कहाँ लड़े 1971 में? 1971 में ये रजौरी मतलब पुंछ सेक्टर में थे। मतलब आप इधर पाकिस्तान की साइड थे? अपने आर्मी। पहले तो 3 दिन पहले ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, दोनों साइड से कर दिया था, बांग्लादेश की साइड से भी करा था पाकिस्तान। तो आप मतलब पाकिस्तान की साइड थे? पाकिस्तान की साइड पे लड़ रहे थे मतलब? पाकिस्तान है हम यार लाल किले में दिल्ली, यहाँ से 2 घंटे नोटर में, फिर 1 घंटे नोटर में डाल देगा, फटाफट मुंह कर दिए उधर और वहाँ से उतर के कितने घंटे में ऑर्डर था? कितने घंटे का? 2 घंटे नोट में तैयार हुए, फिर 1 घंटा नोटिस हो गया, फिर आधे घंटे में मूव कर दिए। आधा घंटे में मूव कर दिया मतलब देखिए जवान किस तरह से तैयार रहता है। 1 घंटे आधा घंटे के ऑर्डर पर ये जो थे पुंछ सेक्टर में, पुंछ सेक्टर के अंदर इनकी डिप्लॉय कर दिया गया था 1971 के युद्ध में, क्योंकि जब पाकिस्तान दोनों तरफ था तो अब जो बांग्लादेश है उस साइड नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से भी पाकिस्तान ने आक्रमण किया था उसको कंट्रोल करने के लिए। तो वहाँ पर ये मोर्चा संभाले हुए थे भारत की सीमा की रक्षा करने के लिए। तो अब क्यों जंतर मंतर पे आपको आना पड़ गया? उम्र इतनी हो गई आपकी, 3 युद्ध लड़ लिए और ऐसे को तो असर आंखों पे बिठाना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या हुआ आपके साथ, क्या अन्याय हो गया?
जो बैठा पड़ा का हमने रजरे आए पीछे हमारे को इतने पैसे नहीं मिलते, थोड़े पैसे मिल रहे। ये DAP ला कर हो रहा है इतना। मतलब एक इतने बड़े मतलब सैनिक जिनको सम्मान से देखा जाना चाहिए, वो अपनी पेंशन के लिए अगर इस उम्र में जंतर मंतर पे आए तो सरकार को शर्म नहीं आती क्या? क्या बताऊँ, शर्म आती है ना आती है सरकार ने। हम तो इसी चीज में आए थे भाई। सरकार की कमी है कि ऑफिसर्स की कमी है? सर मैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक रिजर्व की पेंशन सर्विस पेंशन का 30% है, मात्र 9,000 रुपये। क्या आप सोच सकते हैं जिन्होंने देश के लिए 3 युद्ध झेले और उसको मात्र 9,000 रुपये, इस महंगाई के सिस्टम में इनको तो आराम करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा जिसने 3 युद्ध किए गवर्नमेंट को इसको स्पेशल सम्मानित करना चाहिए, बजाय कम से कम एक सर्विस के सम्मान से कुछ नहीं होता ना। अगर बुजुर्ग हैं तो अपना जीवन चलाने के लिए कुछ धन की भी आवश्यकता होगी, ज्यादा ना दें। ये अपने हक का ही मांग रहे हैं ना, इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है ऐसा तो नहीं मांग रहे कि कुछ अलग से फेवर दे दे। भाई जो इनका हक बनता है वही दे दे सरकार। सबसे दुख की बात तो ये है कि 3 लड़ाई लड़ने के बाद गवर्नमेंट ने इनको खुद रिजर्व भेजा, अपनी मर्जी से नहीं गए। तो कम से कम जो 15 साल एक सिपाही नौकरी करता था उसके बराबर तो पेंशन इसको दो, उससे भी पेंशन कम है इसकी। और जो सिपाही 15 साल नौकरी करता है उसका 60% पेंशन है, 40% कम है। क्या इसने क्या गुनाह किया? यही तो 1 रैंक 1 पेंशन था। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है आपको, सरकार सुनेगी? सरकार को आखिर में सुनना पड़ेगा हमारी बातों को, क्योंकि हम कोई यहाँ पर भीख मांगने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। यहाँ हम अपना हक मांग रहे हैं और हक की बात के लिए जब तक हमारा संघर्ष सरकार नहीं मानेगी जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष करते रहेंगे, करते रहेंगे। जज्बा है, हाँ जोश है। पक्का। पहले दुश्मन बाहर था तो लड़ना आसान था, लेकिन अब तो घर के अंदर और दुश्मन नहीं कह सकते उसको। वो भी हमारे साथी हैं लेकिन गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी कर रहे हैं। देखिए गद्दारी से निपटना बड़ा मुश्किल होता है। आप दुश्मन से निपट सकते हो क्योंकि पता होता है, लेकिन गद्दार से निपटना। देखो मैं गद्दारी तो नहीं कहूँगा क्योंकि गद्दारी शब्द तो हमारी भाषा में है ही नहीं। वो हमारे से ये कहूँगा कि वो रास्ता भटक चुके हैं, रास्ते से वो अलग हो चुके हैं। उनको अगर सॉफ्ट शब्द कहना चाह रहे हैं, उन्होंने गद्दारी का आपने रास्ता भटका हुआ, क्या आप क्या समझते हो? हम तो ये कहेंगे कि पहले भी वो लोग एक हवलदार के ही से या वार से निकले हुए हैं और उनके बच्चे अफसर बने हुए हैं। तो उनके माँ बाप और उनके जो बुजुर्ग थे वो भी पहले एक सिपाही थे, फिर उन्होंने प्रमोशन लिया और फिर उसके बाद वो आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद वो अपना जो पीछे का उनके फादर थे उनको भूल गए। इनको शर्म नहीं आई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा भेदभाव करते हुए? कहीं इनका जमीर नहीं जागा? जिन लोगों ने भी ये नीति बनाई उनको बिल्कुल भी जमीर नहीं था क्या उनका? मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे। एक वेटरन 3 लड़ाई लड़का है, हमारे को दुख आता है और मैं तो ये कहता हूँ, मैं मंच के माध्यम से ये घोषणा करता हूँ भाई मेरी पेंशन इस रिजर्व को दे दी जाए। हम क्या कर सकते हैं? देखिए सैनिकों का जज्बा देखिए कि आपस में पूरी तरीके से तैयार हैं, समर्पित हैं और कह रहे हैं कि मेरी पेंशन इनको दे दी जाए। लेकिन इनकी जो काम है, जो इनकी जो लड़ाइयों का अनुभव है या इनका देश के प्रति जो सेवा का जो स्तर है, वो कह रहे हैं कि इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। फिर भी सरकारों को चाहिए कि देखे, सोचे, विचारे और समझे कि कहाँ गलतियाँ रह गईं और क्यों आज पूर्व जवानों को सड़क पर आना पड़ा, जंतर मंतर आना पड़ा। सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगर सरकार चिंता नहीं करती है तो सरकार को अपनी कुर्सी की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि जवानों ने साफ संदेश दे दिया है, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। और जब झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हटेंगे नहीं तो जवान जब ये बात प्रण कर लेता है तो उसे रोकने वाला कोई इस दुनिया में होता नहीं है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत।